नमस्कार दोस्तों। तीखा टिप्पणी में आप सबका भरपूर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में चुनाव की सरगर्मी एकदम तेज है। किसी भी दिन आचार संहिता लागू हो सकती है। और बताया जा रहा है कि 10 सितंबर को प्रधानमंत्री जी का एक बड़ी चुनावी घोषणाएं करने का एक प्रोग्राम है। तो जाहिर है, हमारी तरह चुनाव आयोग भी उन घोषणाओं का ही इंतजार कर रहा है। प्रधानमंत्री जी वो घोषणाएं कर लेंगे, उसके बाद ही चुनाव के फिर आगे के कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। कल ही हमने देखा, नीतीश जी का वर्चुअल रैली थी, जिसे कि जनता ने एटलीस्ट सोशल मीडिया पे काफी जिसकी थू थू हुई। बिहार रिजेक्ट्स नीतीश काफी ट्रेंड किया है। तो सोशल मीडिया पे तो जनता का मन दिखता हुआ लग रहा है, पर जमीन पे चल क्या रहा है। तो इसी के लिए हमने आज आमंत्रण दिया है अपने प्रिय मित्र को, जो कि बिहार की राजनीति से काफी वर्षों से जुड़े हुए हैं और जमीन के हालात हमसे बेहतर जानते हैं। तो स्वागत है सर आपका। नमस्ते। नमस्कार। तो पहले तो सर चिराग पासवान जी के बारे में जानना चाहेंगे। तो आजकल जो उनके तेवर दिख रहे हैं नीतीश जी को लेके, तो क्या वो एनडीए में हैं, एनडीए से बाहर हैं, वो किस तरफ हैं? वो विपक्ष में तो नहीं है। तो आपका क्या क्या जानकारी है? चिराग पासवान दरअसल अपनी जमीन तलाश रहे हैं। खुद एक कंफ्यूज से लग रहे हैं, कहाँ जाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, अभी सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। हम्म। कुछ दिनों से वो लगातार नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट बिहार, फर्स्ट बिहारी, इस तरह का उन्होंने एक यात्रा भी निकाला था, जो कोरोना के कारण उनको बीच में रुकना पड़ गया था। फर्स्ट तो बिहारी मने कौन फर्स्ट बिहारी? इसमें कौन बाहर वाला दिख रहा है, मोदी और शाह को छोड़ के? फर्स्ट बिहारी मतलब बिहारी हर जगह पहला स्थान पे रहेगा, बिहार हर जगह पहले स्थान पे रहेगा, ऐसा एक विजन हम्म। लेके वो आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा उनका मानना है कि इस तरह हम्म। से हम लोगों को के बीच जाएंगे, और जो खामियां हैं, अगर वो फर्स्ट बिहार की बात कर रहे हैं, यानी कि आज फर्स्ट बिहार नहीं है, बिहारी आज फर्स्ट नहीं है, बिहारी हम्म। फर्स्ट नहीं है, यानी कि इसकी जिम्मेदारी किस पे बैठती है, तो वो नीतीश कुमार पे बैठती है, क्योंकि उनकी सरकार 15 साल से है यहाँ पे। और तो इसी को एक लेके तरह से फिर नीतीश पे ही कटाक्ष किया जा रहा है, करंट कटाक्ष किया सरकार जा रहा पे। है। उनको घेरने की कोशिश की जा रही है। बार बार पत्र लिख रहे हैं कि कोरोना में ये हम्म। अव्यवस्था हो रही है। आप वेंटिलेटर ले आते हैं, लेकिन वेंटिलेटर को चलाने वाला कोई नहीं है। मरीज को ढंग का इलाज नहीं मिल रहा है, कोरोना फैलता जा रहा है, दूसरी बीमारियां फैलती जा रही हैं, दूसरे जो गंभीर बीमारियां हैं उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। तो अलग अलग हम्म। मुद्दों पे नीतीश कुमार को घेरते रहते हैं, पत्र लिखते हैं जो सार्वजनिक किए जाते हैं, और फिर अपनी सरकार को घेरते हैं। मतलब वो सरकार का हिस्सा तो नहीं है, एनडीए का हिस्सा जरूर है, लेकिन और एनडीए की सरकार है यहाँ पे। हम्म। तो एक तरह से सत्ता का लाभ भी ले रहे हैं और सत्ता को घेर भी रहे हैं। तो तो ये तो दोनों सर हाथ में उनकी लड्डू है मंशा उनके। हुई। हाँ जी। जी, ये तो उनकी मंशा हुई। पर हम्म। उनकी जो जातियों का समीकरण है, वो बिहार में कहा जाता है काफी प्रभावी रहता है। जी। और तो वो उनके कितना उनका साथ है, कितने पिछड़ी हुई जातियां, पासवान कम्युनिटी या दूसरी कम्युनिटियां कितना उनके साथ हैं, कितना कुर्मी वगैरह नीतीश जी अपने पास रखे हुए हैं, और कितना जो है सो जो आरजेडी को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। नीतीश कुमार का अगर इसे जदयू के हिसाब से देखा जाए, तो उनकी पकड़ थोड़ी सी महादलित और अति पिछड़ा में है। कुर्मी हम्म। जो उनका वोट बैंक है, बहुत ही सीमित है, बहुत ही छोटा है, 4 से 6% के आसपास है। हम्म। हम्म। ये शायद 2% ही हो। तो तो महादलित का जो उन्होंने बनाया था वो महादलित, हाँ, उनके साथ महादलित है। और अति पिछड़ा जो उन्होंने बनाया है, हम्म। अति पिछड़ा और महादलित, ये दो जो बनाए थे, तो वो जो वोट थे, वो जो लोग थे, वो लोग की तरफ आकर्षित हुए थे काफी। हम्म। अब वो भी अब देखा जाता है कि वो अब आधा आधी वो बीजेपी की तरफ जा चुका है। तो अगर ये अलग होते हैं, तो उसमें भी बिखराव हो जाता है, कुछ बीजेपी तरफ चले हम्म। जाएंगे और कुछ जदयू में रह जाएगा, इस तरह से हो जाता है। हम्म। और हम्म। क्योंकि ट्रेडिशनल वो स्ट्रांग होल्ड रहा है आरजेडी का, तो आरजेडी में भी का भी उसमें है कुछ हिस्सा। हम्म। और छोटी छोटी पार्टियां निकल आई हैं, जैसे कि उपेंद्र कुशवाहा हैं, तो वीआईपी हैं, तो वो उनकी भी अपनी अपनी जातियां हैं, तो वो उन जातियों का भी वो एक परचम लेके चलते हैं कि ये जातियां हम्म। हमारे समर्थक हैं, इस तरह का उनके अपना आधार दिखाती हैं। अब पासवान तो जी के पास कितना होगा, कुछ परसेंटेज में पासवान जी के अगर बाद आकलन करना सात हो जाति तो? जो बोलते हैं, तो 6 से 7% मान सकते हैं। हम्म। हम्म। तो उनको पूरा पूरा लाभ मिल जाता है। और दूसरी भी दलित की और जातियां हैं, वो भी उनको दे देती हैं।
अब तो दलित वो सीधा जो नीतीश जी पे कटाक्ष कर रहे हैं, सीधा नीतीश जी से सवाल पूछ रहे हैं, तो इसकी नीतीश जी क्या काट निकाल रहे हैं? ये जो मांझी की री एंट्री हुई है, जीतन राम मांझी की, क्या इसको इसकी काट की तरह देखा जाना चाहिए? नीतीश जी ने बड़े ही सुनियोजित ढंग से अपना एक इमेज बनाया था कि एक एडमिनिस्ट्रेटर का, कि जो हम्म। काम करवाते हैं और बढ़िया से विकास पुरुष का उनका इमेज बनाया था, सुशासन का उन्होंने इमेज बनाया था। हम्म। तो वो तो कोरोना के टाइम लगभग पूरी तरह से ध्वस्त हो गया कि हम्म। लोगों ने देखा कि इनके पास रिसोर्सेज नहीं है, मरीजों मजदूरों को ला नहीं पा रहे हैं। कोरोना में देख रहे हैं कि पूरी अव्यवस्था सबके सामने आ गई। हम्म। तो हर तरह से थू थू हो रही थी सरकार की, ऊपर से हम्म। ये घेर रहे हैं उनको, तो तकलीफ में तो आ ही गए हैं नीतीश जी। हम्म। तो वही अब काट के लिए अब बोलिए तो अब ये जितना मांझी को लेके आए हैं अपने इसमें, ताकि वो भी एक दलित नेता है, ये भी दलित नेता है। तो लोहे को लोहा काटता है, इसलिए दलित नेता को दलित नेता काटेगा। अब दिखा रहे हम्म। हैं कि आप ज्यादा बोलिएगा तो हम जितना मांझी को ज्यादा तरजीह देंगे, ज्यादा तरजीह देने से ज्यादा बड़े नेता बन जाएंगे हम्म। और आपके ही वोट बैंक से नुमाई कर देंगे हम। आपका ही जानदार खिसक जाएगा आपके पाँव के नीचे से। हम्म। ये उनकी सोच है। और हम लोग कुछ दिन से देख भी रहे हैं कि लगातार वो तल्ख बयानबाजी हो रही है जीतन राम मांझी की पार्टी की तरफ से, चाहे हम्म। लालू यादव के लिए हो, चाहे रामविलास पासवान के लिए हो। हम्म। मतलब साफ साफ दिख रहा है कि नीतीश के इशारे पे ये सब तल्ख बयानबाजी हो रही है, क्योंकि इनके पास और कोई विकल्प है भी नहीं। जीतन राम मांझी के पास उनका कोई खास आधार है नहीं। जो ऐसे भी नहीं कह सकते कि वो मुसहर जाति के हैं तो मुसहर जाति का वोट उनको पूरा पूरा मिल जाता है। आधा भी मिल जाए तो भी बहुत बड़ी बात होगी। हम्म। और वो खुद भी बड़ी मुश्किल से अपना सीट तो बड़ी मुश्किल से बचा पाए, तो उनके नेताओं का कितना सीट बचा पाएंगे वो भी कोई गारंटी ऐसा है नहीं। तो ये जीतन राम मांझी के जो खास है दानिश, वो जो आजकल बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं, तो उनका कुछ जनाधार है? वो कुछ टक्कर दे रहे हैं या फिर नहीं, उनकी उनका क्या कोई उनका भूमिका? कोई वजूद नहीं है। वो सिर्फ एक प्रवक्ता है, पीए जैसे होता है किसी बड़े नेता का, बस उससे अधिक उनका कोई लेकिन चेहरा आधार नहीं। वही बन रहे हैं मांझी जी का न्यूज चारा वगैरह में। वो बोल रहे हैं कि थोड़ा बहुत बोल लेते हैं बस, और कुछ नहीं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो किसी को, वो तो उनका तो कुछ है ही नहीं, तो खोने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। किसी के लिए भी कुछ भी बोल देंगे तो उनको उनका क्या जाएगा। जो खामियाजा हम्म। भुगतना पड़ेगा अगर किसी भविष्य में चाहे वर्तमान में, तो वो तो जीतन राम मांझी को भुगतना पड़ेगा। अब हम्म। अभी जीतन राम मांझी को ऐसे तर्क बयानबाजी से उन्हें अपना लाभ दिख रहा है तो उनसे करवा रहे हैं। जैसा नीतीश कुमार से आ रहा है निर्देश, वैसा वो कर रहे हैं। तो हाँ। इन तो इन इन बयानबाजी से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। बिल्कुल। तो इन सब में मांझी जी को कुछ फायदा हुआ कि नहीं? उन्हें कुछ सीट वीट ज्यादा मिला, क्या हुआ? हाँ, सीट तो बिल्कुल मिली है। जो शायद जहाँ पे जैसे कि पहले यूपी में थे तो यूपीए के गठबंधन में वो मांग रहे थे कि हमें एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की जरूरत है, कोऑर्डिनेशन कमेटी होना चाहिए, जो कि हम्म। नहीं बना अंत तक। और इसी का बहाना बना के वो चले गए नीतीश कुमार की तरफ। यहाँ हम्म। उन्हें 8-10 सीटें दे देंगे। 8-10 सीट हम्म। सुनने में आ रहा है कि बात हुई है। हम्म। तो इसमें तो बीजेपी को ही देखा जाए एक तरीके से तो फायदा हो गया कि उनको पहले अगर मांझी जी को अपने साथ रखना पड़ता तो कुछ सीटें अपने में से देनी पड़ती। अब जेडीयू की तरफ से वो आ रहे हैं चिराग जी के काट के रूप में, तो जेडीयू को अपने में से कुछ देना पड़ रहा है। नीति बीजेपी की तरफ से, तो बीजेपी तो कभी कोशिश नहीं करती कि वो जितना मर्जी अपनी तरफ मिलाए, क्योंकि हम्म। उन्होंने देख लिया 2019 में कि महान दलित और दलित जो हैं उन्होंने बड़ी संख्या में मोदी जी के हम्म। नाम पे वोट किया था। तो उनका हम्म। ऐसा मानना है, बीजेपी का मानना है कि उनको जरूरत नहीं है जीतन मांझी की। हम्म। लेकिन नीतीश भी इसलिए लेके आए हैं जीतन मांझी को, ताकि जो ये चिराग जो तल्ख तेवर दिखा रहे हैं, हम्म। उनको जवाब देने के लिए उनको कुछ चाहिए, इसलिए हाँ। उन्हें लेके आए हैं। इसके अलावा उनकी कोई हाँ। उपयोगिता है नहीं। ऐसा नहीं कि कोई जनाधार लेके आने वाले हैं, कोई बड़ा वोट बैंक लेके आने वाले हैं, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। वो हम्म। तो तीन चार बार जो हुए चुनावों में लोगों ने देख ही लिया। बयानबाजी के लिए अपना एक जन रहेगा और तो कुछ काट होती रहेगी। हाँ, बस बयानबाजी कर एक दूसरे को कॉर्नर करने हम्म। के लिए, जो ज्यादा बोलेगा तो उसका हम्म। मुंह बंद करने के लिए, बस इतना ही। बस हम्म। इसका वोटों में कोई उसका तब्दीली नहीं आने वाला है, सीटों में से कोई बदलाव नहीं आने वाला है। हम्म। अच्छा, ये चिराग पासवान जी का दूसरा क्या मंशा हो सकती है? दूसरी मंशा क्या, वो आरजेडी के साथ जा सकते हैं अगर यहाँ पे उनको मनपसंद जो है सो सीटें नहीं दी गई या तवज्जो नहीं दी गई?
आरजेडी साथ जाना हुआ तो सीधे सीधे जो एक वो चाह रहे हैं कि जो एक सेक्शन है जो कि यंग लीडर चाह रहा है, यंग और वाइब्रेंट लीडर, तो हम्म जो पोजिशनिंग तेजस्वी यादव की हो गई बिहार की राजनीति में, वो पोजीशन चाह रहे हैं चिराग पासवान अपने लिए। तो राजनीति में आरजेडी के साथ जाने का सवाल नहीं उठता, क्योंकि सबसे जो सामने सामने जो दिख रहा है उनका प्रतिद्वंदी, वो तेजस्वी यादव हम्म ही नजर आ रहे हैं कि हम्म दोनों की एक जैसी उम्र है, एक ही जैसा। एक ही दोनों तो के- छटाक नजर आती है, हाँ युवा चेहरा और जी, डायनामिक चेहरा। बिल्कुल। तो इसलिए वो वहां तो जाएंगे नहीं, उसके विरोध में ही अपने आप को पोजिशन करना चाहेंगे। हम्म तो अगर जाएंगे भी तो पप्पू यादव के साथ जा सकते हैं, हम्म या फिर बीजेपी के अंदर एनडीए में रह के ही कुछ सीटों पे, जदयू के ही कुछ सीटों पे जहां से जदयू लड़ रही हो, कुछ सीटों पे अपने कैंडिडेट उतार देगी। और हम्म अगर ये सब होगा तो साफ है कि ये बीजेपी की रजामंदी से ही होगा। हम्म दरअसल हो क्या रहा है कि ये अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहे हैं चिराग पासवान, कोई उनकी बात नहीं कर रहा है, कहीं उनकी बात नहीं हो रही है। हम्म बात हो रही है सिर्फ तेजस्वी यादव की बात हो रही है, और उन्हें डर है कि अगर 2-3 चुनाव और से निकल के एनडीए में रहते रहते, तो यहाँ नीतीश कुमार हैं, वहाँ तेजस्वी यादव हैं, इनकी कहीं बात ही नहीं होगी, कोई उनको हम्म सीरियसली लेगा नहीं। इसलिए वो चाहते हैं कि कुछ कुछ बोलें, कुछ किसी तरह से कुछ ज्यादा सीटें ले लें, अपना किरदार बढ़ा लें, अपना जो स्पेस है एनडीए के अंदर वो थोड़ा बढ़ा लें, इसी तरह से कुछ पार्टी बड़ी हो जाए, यही एम जेलस फील एम लेके कर चल रहे हैं, थोड़ा जेलस फील कर रहे हैं। हाँ, मतलब कि ऑल्सो रैन की पोजीशन में ही रह रहे हैं वो, हम्म नेतृत्व नहीं कर पा रहे हैं, नेतृत्व नहीं कर रहे हम्म हैं। मीडिया में बस कुछ लड़कियां बोल देती हैं कि हाँ भाई बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी है, ये है वो है, लेकिन एक सीरियस हम्म सीरियस पॉलिटिक्स में जो उनकी जगह है वो बना नहीं पा रहे हैं, कोई उनको हम्म सीरियसली उतना सीरियसली ले नहीं पा रहा है। और इसी तरह से चलता रहा तो पता चला कि उनकी राजनीतिक सफर भी खत्म हो जाएगा और वो कुछ बड़ा कुछ कर भी नहीं पाएंगे। इसलिए हम्म, कहीं ना कहीं तो उनको अपना स्थान बनाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इन्होंने सोचा कि इसी तरह से हम कुछ अपना जगह बना लें। हम्म ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत कीमती समय दिया आपने, काफी बहुमूल्य बातें शेयर की अपनी बहुत 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 जिंदगी धन्यवाद में। हमें आमंत्रित करने के लिए। जी, ये तीखी टिप्पणी के दर्शकों की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आते रहिएगा। बिहार चुनाव तो अभी शुरू ही हुआ है, जैसे जैसे गर्म होता जाएगा आपकी जरूरत पड़ती जाएगी। जी जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका।